हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के किस किस पोर्शन से कितने कितने और कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो अक्सर स्टूडेंट के दिमाग में उठता रहता है कि इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन में से अक्सर कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं और इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के क्या सारे पार्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्या हर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपकी उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि किस किस पार्ट से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन की तरह से आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ और अनुच्छेद और भाग हैं। तो देखिए, पहले जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 10 अनुसूचियाँ थी, 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। लेकिन अब अनुच्छेद भी बढ़ गए हैं, 448 हो चुके हैं, 25 भाग हो गए हैं और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। 4 जो भाग हैं वो नए जोड़े गए हैं, जिसमें 4A, 9A, 9B और 14A शामिल है। जबकि जो भाग 7 है उसको 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से 1956 में निरस्त कर दिया गया था। तो ये 4 भाग नए जोड़े गए हैं और अब हम इन चारों पार्ट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। 4 पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है भाग 4A, यानी कि 4A जो पार्ट है इसका, उसमें आपको मूल कर्तव्य मिलेंगे। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दी गई है। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से इनको जोड़ा गया था और एक नया आर्टिकल ऐड किया गया था 51A। 51A में 1 से लेकर 11 तक आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ मिलेंगी। पहले 1 से लेकर 10 तक थे, फिर 11वां मूल कर्तव्य 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से बढ़ाया था। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये आपको 4A भाग में मिलेंगी। इसके बाद अगला भाग आता है 9A। जो 9A भाग है इसमें आपको नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है और ये 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से 1992 में जोड़ा गया था। इसी तरह से 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से डील करता है। 97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम से 2011 में जोड़ा गया। और भाग इसके बाद 14A यानी कि 14A जो प्रशासनिक अधिकरण से डील करता है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। इनके में मुख्य रूप से इनको जोड़ने का उद्देश्य ये है कि जो भी आपके पब्लिक ऑफिसर होते हैं, लोक सेवक हैं, उनकी नियुक्ति, सेवा शर्तें, भर्ती वगैरह के बारे में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होता है, तो वो सीधा कोर्ट में न जाकर इन प्रशासनिक अधिकरण में जाएगा। और ये भाग भी 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से 1976 में जोड़ा गया। तो इस तरीके से ये जो 4 नए भाग इसमें जोड़े गए हैं। इसके बाद जोड़ने के बाद, जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा था कि 22 भाग थे, फिर इसमें अब देखिए होना क्या चाहिए था कि 26 भाग होते, क्योंकि 22 में ही 4 नए भाग जुड़े हैं। लेकिन एक भाग, जैसा कि मैंने बताया, 7वां भाग जो है वो निकाल दिया गया था, तो इसलिए अब इसमें 25 भाग हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो में आपसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगी कि इतने बड़े संविधान में से आखिर कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं, यानी कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका बनता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताओं से बनता है, कैरेक्टरिस्टिक्स से बनता है। भारतीय संविधान की विशेषताएं, सबसे पहला क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद मैंने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता हुआ देखा है, तो भारत का संविधान एकात्मक है या संघात्मक। तो एक तरीके से ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर से डील करता है। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, वो संघात्मक है या एकात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रियम्बल से, कि क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है या नहीं। एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा। इसके बाद आपका राज्य की परिभाषा। इसके बाद प्रियम्बल के बाद आप राज्य की परिभाषा पर आ जाइए। इसमें आपको जो आर्टिकल 12 है, जो अनुच्छेद 12 है, वो लिखना होता है। तो राज्य की परिभाषा जो है वो हमें अनुच्छेद 12 में मिलेगी और इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। इसके बाद भारतीय संविधान में दी गई राज्य की परिभाषा में जो अन्य प्राधिकारी वर्ड दिया हुआ है उसमें कौन कौन शामिल हैं। तो राज्य की परिभाषा से देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे निकल जाते हैं। एक, राज्य की परिभाषा दीजिए
और दूसरा उसमें जो अन्य प्राधिकारी है उसमें कौन कौन शामिल है ना। 4 पॉइंट्स उसमें दिए हुए हैं, भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, सभी प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, और अन्य प्राधिकारी। तो ये जो वर्ड है अन्य प्राधिकारी, इसमें कौन कौन शामिल होंगे, इस पर भी एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, क्या कंपनी भी एक नागरिक है। अब देखिए, नागरिकता पे एक क्वेश्चन अगर आएगा तो कंपनी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है कि क्या कंपनी भी एक नागरिक है या नहीं। इस पर आपको केसेस भी मिलेंगे, केसेस के साथ यहाँ पे अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है या थोड़ा शॉर्ट नोट में आता है तो आपको 1 या 2 केस लिखने होते हैं। इसके बाद आता है, क्या न्यायपालिका एक राज्य है। कंपनी भी क्या एक नागरिक है, ये क्वेश्चन अलग हो गया। और क्या न्यायपालिका भी एक राज्य है, ये क्वेश्चन आपका अलग हो गया। तो क्या जुडिशरी एक स्टेट है या नहीं, ये एक तरीके से जब हम स्टेट का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसी में कोई केस वगैरह है, उस केस से हम पढ़ते हैं। इसके बाद आच्छादन का सिद्धांत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिहाज से आच्छादन का सिद्धांत आता है। ये हमें मिलेगा आर्टिकल 13 में। तो आर्टिकल 13 में हमें आच्छादन का सिद्धांत, इसी तरह से अधित्याग का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत और न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। तो चाहे जुडिशियल रिव्यू हो, पृथक्करण हो, अधित्याग हो या आच्छादन हो, तो ये जितने भी हैं ये सब हमें आर्टिकल 13 में मिलेंगे। तो इनके लिए हमें आर्टिकल 13 पढ़ना है। इन सारे केसेस में आर्टिकल 13 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो एक तरीके से ये आर्टिकल 13 के क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आता है, देखिए, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। ये आपका आर्टिकल 14 से लिया गया है। तो जो आर्टिकल 14 जो समानता के अधिकार की बात करता है, ये वहाँ से है कि विधि के समक्ष समानता, विधियों के समान संरक्षण का उल्लेख कीजिए। तो इस तरीके से इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद आता है कि क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इस पर पूरी तरह से एक केस की बहुत सारी लिस्ट है। इसमें हमें जो है वो ईयर वाइज केस लिखने होते हैं। शंकरी प्रसाद के केस से शुरू होता है और मिनर्वा मिल्स के केस तक जाता है। तो इसमें बहुत सारे केसेस हैं और ये जो है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से, ये वाला क्वेश्चन कि क्या संसद फंडामेंटल जो राइट्स हैं, जो मूल अधिकार हैं, उनमें संशोधन कर सकती है या नहीं। तो बेसिकली ये वाली चीज़ हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। इसके बाद हम बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन किस चीज़ से डील करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरक्षण संबंधी प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो आरक्षण संबंधी प्रोविज़न में हमें लिखना होता है आर्टिकल 15 या आर्टिकल 16, है ना। इंदिरा साहनी का जो मामला है, मंडल आयोग का मामला या बालाजी का मामला, तो उसमें ये आ जाएगा। तो यहाँ से डील करता है, ये हमारा आर्टिकल 15 और 16 से लिया गया है। इसी तरह से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान। अब ये जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, ये इनका मतलब है जो अभी 10% का जो कोर्ट ने सर्टिफिकेट के लिए ऑर्डर जारी किया था, है ना, ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस का जो प्रोविज़न है वो इसीलिए जोड़ा गया था कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं सामान्य जाति के लोगों में, तो जनरल वालों में, जनरल कैटेगरी में, तो उनके लिए जो 10% आरक्षण का सर्टिफिकेट बनता है ईडब्ल्यूएस, तो उनके लिए है ये। तो ये जो क्वेश्चन है ये अब आता है क्योंकि इससे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए जो आर्टिकल 15 है उसमें खंड 6 जोड़ा गया है और जो 16 है उसमें भी खंड 6 जोड़ा गया है। तो इन दोनों में नए नए जो खंड हैं वो जोड़े गए हैं इसके आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के आरक्षण के लिए। तो ये क्वेश्चन भी एक बन सकता है। इसके बाद है, अनुच्छेद 19 में दिए गए वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। तो अनुच्छेद 19 है ना, जिसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें दी गई है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी किसी को भी बोलने की स्वतंत्रता है, अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, दूसरों तक पहुंचाने की स्वतंत्रता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से एक अलग क्वेश्चन आता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 से ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस की स्वतंत्रता। ये जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। इसके बारे में पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसको दिया गया है ना, किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में हमें प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस पे मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उस वीडियो में जो प्रेस की स्वतंत्रता है उससे रिलेटेड बहुत सारे केसेस जो हैं वो डिस्कस किए हैं, सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस हैं। वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसके बाद देखिए जो आर्टिकल 19 है उसमें देखिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं। तो कभी कभी हमारे से रेस्ट्रिक्शन भी पूछ लिए जाते हैं
कि जो आर्टिकल 19 है उस पर लगाए गए निर्बंधों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमारा रेस्ट्रिक्शन से बन सकता है। इसके बाद आर्टिकल 19 जो है उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। हम जानते हैं उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। उसमें निवास की स्वतंत्रता है, घूमने की है, वाक अभिव्यक्ति की है, संघ बनाने की है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है और हमारा व्यापार वगैरह की स्वतंत्रता है। तो 6 तरह की फ्रीडम उसमें दी गई है। तो कभी कभी एक क्वेश्चन आपके केवल फ्रीडम से ही आ जाते हैं। तो इस तरह से देखिए आर्टिकल 19 जो है वो एग्ज़ाम के लिहाज से कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 4 तरह के क्वेश्चन आपके निकल रहे हैं। एक आपका वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का निकल गया, एक फ्रीडम ऑफ प्रेस, एक कितने तरह की स्वतंत्रता और एक क्वेश्चन बन गया आपका रेस्ट्रिक्शन से। तो इस तरह से जो आर्टिकल 19 है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। और जो चीज़ ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है हमें उसे ज़्यादा गहराई से पढ़ना पड़ता है। और इन सभी क्वेश्चंस पे जो आर्टिकल 19 है उस पर आपको बहुत सारे केसेस भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहरे दंड से संरक्षण का सिद्धांत। ये जो सूत्र है इस पे जब मैंने अपना आर्टिकल 20 पे जो अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है उसमें मैंने इसे पूरा केसेस के साथ डिस्कस किया है कि दोहरे दंड से संरक्षण का क्या मतलब है और इससे रिलेटेड केसेस जो हैं वो कौन कौन से हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी आप देखिए, क्योंकि उसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। उसमें 3 सिद्धांत दिए गए हैं जो आर्टिकल 20 है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपको 20(2) में मिलेगा। दोहरे दंड से संरक्षण और एग्ज़ाम के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 पर। अनुच्छेद 21 में दिए गए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कीजिए। देखिए राइट टू लाइफ है ना, राइट टू जो लाइफ है, जो अधिकार दिया गया है हमें जीने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 में, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। और अनुच्छेद 21 जब हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ 1.5 लाइन की बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आर्टिकल 21 है वो सिर्फ 1.5 लाइन में ख़त्म नहीं होता है, बल्कि टाइम टू टाइम जो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं उससे हमें पता चलता है कि ये जो आर्टिकल है वो कितना बड़ा है। जीने के अधिकार में और कौन कौन से अधिकार, कौन कौन से राइट शामिल हैं, ये हमें जब हम इस आर्टिकल को पढ़ने जाते हैं तब हमें पता चलता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम आर्टिकल 21 पर भी एक क्वेश्चन मान के चल सकते हैं। एक क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद देखिए राइट टू प्राइवेसी पे क्वेश्चन भी आता है, यानी निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी साफ तो लिखा नहीं है कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो कहाँ है, लेकिन निजता का जो अधिकार है वो हमने देखा है कि पुट्टा स्वामी का जो केस आया था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उसी में निजता का अधिकार दिया गया है ना। राइट टू प्राइवेसी जो था वो उसी केस से शामिल किया गया था। तो आर्टिकल 21 में ये हमें मिल जाएगा, इस पर भी एक सेपरेट वीडियो है। इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 से, फंडामेंटल राइट से शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है उस पर भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम जानते हैं 25 से लेकर 28 तक दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो आर्टिकल 25 से 28 है उसमें रेस्ट्रिक्शंस भी दिए गए हैं। तो इस तरह से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए एक क्वेश्चन इसमें रेस्ट्रिक्शन से भी आ सकता है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें दिए गए निर्बंधों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जैसे आर्टिकल जो 19 था वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसमें दी गई थी उसमें रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। इसी तरह से और बहुत सारा थे वो रेस्ट्रिक्शन, है ना। 19 में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही 8 रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं। और ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है। जब हम पढ़ते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने सारे रेस्ट्रिक्शन के बारे में डिस्कस किया है और केसेस के साथ मैंने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को डिस्कस किया है। वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें, वहाँ से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से क्वेश्चन आएगा आपका रेस्ट्रिक्शन का आ सकता है, और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन कीजिए, एक क्वेश्चन सीधा आ जाता है, लेकिन केसेस हमें लिखने पड़ेंगे अगर हमारा क्वेश्चन लॉन्ग है तो। इसके बाद आता है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये है हमारा आर्टिकल 29 और 30 से। तो सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख कीजिए। अब ये तो थे फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन। इसके बाद अब देखिए एक क्वेश्चन कितने तरह की रिटों का वर्णन किया गया है। रिट पर एक आपका क्वेश्चन आ रहा है,
तो इसका मतलब रिट तो एग्ज़ाम के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो हमें रिट्स भी लिखनी होती हैं। रिट्स में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हमें 5 तरह की रिट्स लिखनी होंगी, और जो आर्टिकल 32 का 2 है उसमें इन रिट्स के बारे में बताया गया है। 5 प्रकार की रिट लिखनी होती है, साथ ही इनसे रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो भी हमें लिखने होते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है PIL से, यानी लोकहितवाद से। लोकहितवाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकहितवाद का उल्लेख कीजिए या फिर लोकहितवाद क्या है। तो ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में कभी नहीं आता। और PIL पे तो बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा केसेस PIL पे मिल जाते हैं। और इसी तरह से जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उस पर भी बहुत ज़्यादा केस मिल जाएंगे। ख़ास तौर पर जो PIL के केसेस हैं वही जुडिशियल एक्टिविज्म के केसेस हैं। दोनों के केसेस आपको सेम ही मिलेंगे, तो जुडिशियल एक्टिविज्म हो या फिर आपका PIL हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से, और हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन की तरह से ही पूछा जाता है। इसके बाद है समान सिविल संहिता क्या है। अब देखिए ये आ जाता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। आर्टिकल 44 में मिलेगा आपको समान सिविल संहिता, और इसे वादों की सहायता से उल्लेख कीजिए, यानी कि हमें इसे केसेस के साथ डिस्कस करना है। अब ये जो आर्टिकल 44 है और जो समान सिविल संहिता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है। उसमें मैंने इसमें जो लैंडमार्क केस है सरला मुद्रल का केस वो भी डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, वहाँ से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और आपको केसेस भी मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में क्या संबंध है, क्या ये एक दूसरे के समर्थक हैं या विरोधी हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन में, उनमें क्या कोरिलेशन है, क्या उनमें संबंध है, क्या वो एक दूसरे के समर्थक हैं या विरोधी हैं। तो ये चीज़ भी हमें बतानी होती है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। इसके बाद दोनों में क्या अंतर है, कभी कभी दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में और फंडामेंटल राइट्स में क्या अंतर है तो वो भी पूछ लिया जाता है। फिर एक क्वेश्चन आपका आ सकता है मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसके विरुद्ध हमें प्राप्त हैं, है ना, राज्य के विरुद्ध हैं या नागरिकों के विरुद्ध हैं, तो किसके विरुद्ध हमें प्राप्त हैं। तो एक क्वेश्चन ये आ जाता है। तो यहाँ तक फंडामेंटल राइट और आपका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे वो थे। अब हम भारतीय संविधान में दिए गए मूल कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चंस अक्सर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनसे सीधा ही आता है। तो इसमें हमें जो 51A है आर्टिकल, उसके बारे में बताना होता है, और हमें सीरीज़ से, देखिए सीरीज़ से सारे फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ होती हैं वो लिखनी होती हैं। तो हमें 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखनी है। 1-2 जो केस होंगे उससे रिलेटेड वो हमें लिखने होते हैं। तो बस फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो एग्ज़ाम के लिहाज से सिर्फ सीधी ही पूछी जाती है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमें राष्ट्रपति वाले चैप्टर से मिलेगा। और इसके बाद देखिए अधिकार शक्तियों वाला भी क्वेश्चन, क्या राइट्स हैं, क्या जो हैं वो पावर्स हैं प्रेसिडेंट की। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति जो आर्टिकल 72 में है, और राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो आर्टिकल 123 यानी 123 में हमें मिलेगी। ये जो चारों क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब हमें मिलते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 52 से लेके 151 तक जो यूनियन वाला चैप्टर है उसमें मिलेंगे, है ना। यूनियन वाले चैप्टर में ही प्रेसिडेंट के बारे में है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, पार्लियामेंट के बारे में है, तो वहाँ पर हमें ये क्वेश्चन जो है वो मिलते हैं। तो चारों जो क्वेश्चन हैं वो राष्ट्रपति से लिए गए हैं। राष्ट्रपति का जो चैप्टर है, जो भी प्रोविज़न वहाँ पे दिए गए हैं उससे लिए गए हैं। तो इसी लिहाज से हम देख सकते हैं कि देखिए राष्ट्रपति जो है वो एग्ज़ाम के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी भी तरीके से इन चारों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ इन 4 तरीके से ही क्वेश्चन आ सकता है, राष्ट्रपति से तो और भी ज़्यादा क्वेश्चन निकल सकते हैं, क्योंकि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिहाज से। नेक्स्ट आता है संसद सदस्यों के भारतीय संविधान में दिए गए विशेष अधिकारों का उल्लेख कीजिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्लियामेंट के मेंबर्स को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, तो उन विशेषाधिकारों पर एक क्वेश्चन बनता है पूरा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के लिहाज से। और साथ ही साथ आपको इसे केसेस के साथ लिखना होता है। इस पर पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो केसेस भी इसमें आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की हमें स्थिति की तुलना करनी है।
तो कि क्या इनकी स्थिति है, मतलब दोनों में कौन ज़्यादा, किसको ज़्यादा पावर वगैरह दी गई है, कितने कितने दोनों में मेंबर हैं, कितना कितनी इनकी अवधि है ना, 5 साल है या 6 साल है। तो इस तरीके से हमें दोनों की तुलना करनी है, चाहे आप इसे अंतर की तरह भी याद कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें, ये तो हो गया हमारा पार्लियामेंट से। अब जो अगला आता है वो है हमारा महान्यायवादी से, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से भी कभी कभी मैंने एक क्वेश्चन आता हुआ देखा है कि उसकी नियुक्ति कौन करता है, योग्यताएं क्या हैं, शक्तियाँ क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, सब कुछ मैंने एक क्वेश्चन में ऐड किया है। महान्यायवादी बस एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट आता है इस पर, है ना, शॉर्ट नोट भी आ जाता है, लॉन्ग तो आना नहीं, मतलब संभव नहीं है इतना कि पूरा का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आए, आपको ज़्यादा पेजेस लिखने पड़े, लेकिन शॉर्ट नोट ज़रूर आ सकता है। जैसे नियुक्तियाँ हैं, योग्यताएं हैं, शक्तियाँ हैं, कर्तव्य हैं, वो सब आपका एक क्वेश्चन में ही ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मनी बिल पर, धन विधेयक क्या है, संविधान में इसकी क्या प्रक्रिया दी गई है, उसका हमें उल्लेख करना है, क्या प्रोसीजर दिया गया है। इस पर जब मैं अलग से अपना एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मनी बिल पे, तब आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी। और मनी बिल, इस वैसे तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में वित्त विधेयक भी दिया हुआ है, विनियोग विधेयक भी दिया हुआ है ना, बहुत सारे विधेयक, बहुत सारे बिल दिए हुए हैं, लेकिन एग्जाम के लिहाज से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल है वो मनी बिल है ना। इसी की प्रक्रिया पूछी जाती है, या ये कहाँ पर पेश होते हैं, लोकसभा में पेश होते हैं या राज्यसभा में पेश होते हैं, तो इस पर ये अलग चीज़ है। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान में दिए गए न्यायपालिका की स्वतंत्रता के उपबंधों का उल्लेख कीजिए। जुडिशरी की फ्रीडम को कायम रखने के लिए कौन कौन से प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, एक क्वेश्चन इस पर आता है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिहाज से, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बहुत सारे प्रोविज़न दिए गए हैं जो जुडिशरी में की फ्रीडम को कायम रखने के लिए, जिससे वो फ्रीली अपने काम को कर सके, उस पर कोई बंदिश ना हो। तो इस तरह से हमें उन सारे प्रोविज़न्स को इस आंसर में इकट्ठा करके लिखना है। नेक्स्ट आता है सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता का उल्लेख कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर हमें जुरिडिक्शन बताना है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन बहुत बड़ा है, आर्टिकल 129 से स्टार्ट होता है और बाद तक चला जाता है। तो वो सारा जुरिडिक्शन हमें जितना भी है थोड़ा थोड़ा करके इसमें लिखना है, क्योंकि देखिए डायरेक्ट हमसे यहाँ पे जुरिडिक्शन पूछा गया है, तो हमें थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ लिखना होगा, है ना। इसके अलावा नेक्स्ट आता है न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान हमें करने हैं। उच्चतम न्यायालय की जो न्यायाधीश हैं उनसे जो संबंधित प्रावधान है, उनकी नियुक्ति से संबंधित जो हमें आर्टिकल 124 में दिए गए हैं, वो हमें यहाँ पे लिखना है। और इसमें अगर केसेस हैं तो केसेस भी हमें लिखने होंगे, है ना, तभी हमारा आंसर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट आता है न्यायाधीशों को हटाने के बारे में प्रावधान का उल्लेख कीजिए। देखिए अभी तो हमने नियुक्ति के बारे में पढ़ा है, अब हमें उनको हटाने के बारे में भी प्रोविजंस याद करने हैं, तो वो अलग है। कौन से आधार ऐसे हैं जब उनको हटाया जा सकता है, इसमें भी हमें केसेस लिखने होंगे। नेक्स्ट आता है उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। देखिए जो अपीलीय अधिकारिता है सुप्रीम कोर्ट की वो बहुत बड़ी है, इसलिए इस पर एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे संवैधानिक मामलों में अपील होती है, सिविल केसेस में होती है, क्रिमिनल केसेस में होती है, विशेष इजाज़त लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की अपील होती है। तो ये बहुत बड़ा जुरिडिक्शन है जो अपीलीय अधिकारिता है कोर्ट की, तो इस पर एक अलग क्वेश्चन बन सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, और साथ ही उसमें केसेस भी है। नेक्स्ट आता है राज्यपाल की विवेकी शक्ति। अभी ऊपर हमने राष्ट्रपति से 4 क्वेश्चन निकाले थे, अब राज्यपाल की जो विवेकी शक्ति है वो एक ऐसी शक्ति है जो उसको दी गई है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और विवेकी शक्ति पर ज़्यादातर क्वेश्चन आता है राज्यपाल वाले चैप्टर से। तो राज्यपाल का जो क्वेश्चन है वो ध्यान रखना है हमें। इसके बाद दोनों की देखिए क्षमादान की स्थिति की तुलना पर भी कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है। देखिए 72 में अभी हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति को जो है वो क्षमादान की शक्ति दी गई है। अब जब हम राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति पढ़ते हैं तो हमें दोनों की तुलना करनी है इस क्वेश्चन में, कि दोनों में से किसको ज़्यादा पावर अच्छी मिली हुई है क्षमादान में, है ना, किसको ज़्यादा शक्ति मिली हुई है। तो यहाँ पे हमें उस चीज़ की तुलना करनी है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंटर और स्टेट के विधायी संबंध, यानी जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं उनके हमें वो बताने हैं। 3 तरह के संबंध हैं सेंटर और स्टेट में, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, विधायी संबंध, प्रशासकीय और वित्तीय संबंध। यहाँ पर विधायी संबंध जो है मैं ये कहूँगी कि एग्ज़ाम के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, केसेस भी इस पर मिल जाएंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कितने तरह के देखिए कौन कौन से विधायी संबंध दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इस पर अलग से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आता है केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासकीय संबंध, है ना। प्रशासकीय संबंधों पर एक क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है विधायी संबंधों की तरह ही और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत।
आर्टिकल 245 में मिलेगा ये सिद्धांत। जब मैं इस पर अपना सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तब उस पर आपके साथ डिस्कस करूंगी, केसेस के साथ डिस्कस करूंगी कि क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत क्या है। इसके बाद किन परिस्थितियों में देखिए संसद जो है वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। देखिए संसद जो है वो सिर्फ संघ सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जब संसद है वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है ना। जो राज्य सूची के विषय हैं, तो जो स्टेट लिस्ट है उसके विषयों पर संसद कौन कौन सी परिस्थितियों में कानून बना सकती है, इसका प्रोविज़न भी हम पढ़ेंगे। और वो सारी परिस्थितियाँ, वो सारी कंडीशंस भी जब मैं वीडियो बनाऊंगी एक अलग से सेपरेट, उसमें आपको बताऊंगी कि कब कब संसद जो है वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। नेक्स्ट है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है, प्रत्यायोजित विधान क्या है। देखिए नाम से थोड़ा सा इसके पता चलता है कि प्रत्यायोजित विधान क्या है। आमतौर पर लॉ बनाने का काम किसका होता है, विधायिका का होता है। कार्यपालिका उसको लागू करती है और जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो उसको इंटरप्रिटेशन करती है कि विधायिका का वास्तव में क्या उद्देश्य था उस लॉ को बनाने का। तो जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है इसका मतलब ये है कि जब विधायिका अपने लॉ बनाने की जो कार्य है, जो काम है, वो लॉ बनाने की शक्ति किसको दे देती है, कार्यपालिका को दे देती है। और वो जो लॉ बनाती है उसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, यानी प्रत्यायोजित विधान। वो अपने लॉ बनाने की जो शक्ति है वो डेलीगेट कर देती है कार्यपालिका को या किसी और निकाय को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सार और तत्व का सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमें सार और तत्व का सिद्धांत बताना है। सार और तत्व का सिद्धांत भी हमें जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में आगे बढ़ेंगे तब मिलेगा और मैं इसे केसेस के साथ आपके साथ डिस्कस करूँगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है सार और तत्व का। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि जब मैं इसको पूरा केसेस के साथ डिस्कस करूँगी तब मैं आपको इसके बारे में पूरा बताऊँगी और इस पर मैं अपना एक सेपरेट वीडियो भी लेकर आऊँगी। नेक्स्ट आता है छद्म विधायन का सिद्धांत। ये सिद्धांत भी सार और तत्व के सिद्धांत की तरह ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। तो इस पर भी मैं अपना एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी। तो दोनों ही सिद्धांत जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है आपका सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो एक क्वेश्चन हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे बहुत ज़्यादा आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन इस पर आता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, हमें इसके प्रोविजंस लिखने होते हैं। इसके बाद आता है भारतीय संविधान में दिए गए संपत्ति के अधिकार का उल्लेख कीजिए। देखिए संपत्ति का अधिकार को जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से इसको निकाल कर फंडामेंटल राइट से जो नया आर्टिकल था 300A उसमें ऐड कर दिया गया था। तो अब ये हमारा फंडामेंटल राइट न रहकर केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रह गया है, केवल एक संवैधानिक अधिकार बनकर रह गया है। तो संपत्ति के अधिकार पर इसलिए अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि अब ये जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। 300A जो आर्टिकल है उसमें इसको ऐड किया गया है, तो इस पर एक क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट आता है देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य के दायित्व का उल्लेख कीजिए और साथ ही राजा कभी गलती नहीं करता इसके सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आता है और इस पर आपको केसेस की भरमार मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा केसेस हैं इस पर कि राज्य का दायित्व क्या है या राजा कभी गलती नहीं करता, है ना। ये इंग्लैंड के सिद्धांत पर आधारित है कि राजा कभी गलती नहीं करता, क्या ये इंडिया में भी लागू होता है या नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो इस पर आता है और जब हम आगे पढ़ेंगे, जब हम उसके आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे करके एक क्वेश्चन के साथ, तो मैं इस क्वेश्चन को भी केसेस के साथ डिस्कस करूँगी और उसमें आपको इसका बहुत अच्छा आंसर जो है इस क्वेश्चन का मिल जाएगा। मैं ये मतलब जितने भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बताए ना सबका एक एक करूँगी, आपको एक एक वीडियो बनाऊँगी सेपरेट जिसमें आपको इन सब के क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। लेकिन ये जो राज्य के दायित्व का उल्लेख है ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान में दी गई जो व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता है इस पर लगाए गए रेस्ट्रिक्शंस। देखिए रेस्ट्रिक्शंस पर क्वेश्चन हमने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर भी देखा। आर्टिकल 19 में जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है उसमें भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है और एक रेस्ट्रिक्शन का क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से भी आ जाता है। जो आर्टिकल 301 है, 301 से लेके देखिए 307 है, वहाँ पर हमें ये वाली स्वतंत्रता जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। तो 301 से लेके 307 तक ये जो स्वतंत्रता दी गई है इस पर देखिए कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं। तो इन रेस्ट्रिक्शन पर हमें एक क्वेश्चन मिल जाएगा, साथ ही आपको इस क्वेश्चन में बहुत सारे केसेस भी मिल जाएंगे। तो केसेस और प्लस रेस्ट्रिक्शन
दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और एग्ज़ाम के लिहाज से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। क्या है ये सिद्धांत? ये जब हम पब्लिक सर्वेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें देखेंगे। 310 आर्टिकल में ये दिया गया है प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो पब्लिक सर्वेंट काम करते हैं, जो लोक सेवक हैं, उनमें प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत की हमें विवेचना करनी है ना। तो कब तक वो अपने पद पर रह सकते हैं, क्या ये सिद्धांत है ना, और क्या क्या इसके प्रोविज़न्स हैं, वो सब हम इस केसेस मतलब इसको हम बाद में एक अलग से जब मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं ज़रूर डिस्कस करूंगी। और ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिहाज से। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के उपबंध का उल्लेख कीजिए। ये भी आपका जो पब्लिक सर्वेंट है उनमें ही ये क्वेश्चन मिलेगा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति क्या है, और इसके उपबंध, इसमें आपको बहुत सारे केसेस भी मिल जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्ज़ाम के लिहाज से। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान में दिए गए आपात उपबंध। जब हम इमरजेंसी के प्रोविज़न पढ़ते हैं, है ना, ये इमरजेंसी से क्वेश्चन आया है। और इमरजेंसी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 352 से लेके 360 तक आपको इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है वो मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। तो आपात उपबंध बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। केसेस भी हैं इसमें, देखिए ऐसा नहीं है कि केसेस नहीं है, इसमें केसेस भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान में दी गई राष्ट्रीय आपातकाल। देखिए कभी कभी नेशनल इमरजेंसी, देखिए 3 तरह की इमरजेंसी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ नेशनल इमरजेंसी पे ही आ जाता है, तो हमें नेशनल इमरजेंसी भी बहुत अच्छे से पढ़नी है। और मैं इस पर भी जब सेपरेट अलग अलग वीडियो बनाऊंगी तो आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगी कि स्टेट इमरजेंसी में क्या क्या है और जो नेशनल इमरजेंसी है उसमें क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही राष्ट्रीय आपातकाल और राज्य आपातकाल में हमें अंतर बताना है। स्टेट इमरजेंसी और जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है उसमें क्या अंतर है, क्या क्या इफेक्ट है दोनों के, क्या दोनों के इफेक्ट सेम है या नहीं है, तो इन दोनों में अंतर पूछा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है संविधान में दिए गए संशोधन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख कीजिए। तो संशोधन पे भी एक क्वेश्चन आ जाता है। जो आर्टिकल 368 है, 368 है, वो सिर्फ एक ही आर्टिकल है और उसमें संशोधन के बारे में पूरा प्रावधान दिया गया है, तो संशोधन पर भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो मैंने ऊपर जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये सब लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको कुछ पर केसेस नहीं भी मिल सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एग्ज़ाम के लिहाज से तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैं उम्मीद यही करूँगी कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और मैं कोशिश करूँगी कि आपको इन सभी क्वेश्चंस का एक एक करके आंसर्स दे सकूं। लेकिन प्लीज़ आप ये मत समझिएगा कि जितने क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं सिर्फ यही आएंगे। ये तो मैंने इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन में आपके लिए ताकि हेल्पफुल हो जाए इनको अलग निकाला है। और मैंने देखा है कि इस तरह के क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। लेकिन मैं जब एक एक करके वीडियो बनाऊंगी इन सभी क्वेश्चंस पर, वो सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। केसेस के साथ मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगी। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं आप टेलीग्राम से फ्री में ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।